डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर अनीता मोदी आपको मजदूरी वेजेस के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मजदूरी क्या है। अर्थशास्त्र में श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी की जाती है। अर्थशास्त्र में श्रम उन सब मानसिक तथा शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जो धन प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। अतः मजदूरी शब्द के व्यापक अर्थ होते हैं। इसमें प्रति घंटा, प्रतिदिन दी जाने वाली मजदूरी, मासिक वेतन, घर के नौकर को दिया जाने वाला वेतन आदि सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार से किया जाने वाला भुगतान शामिल होता है। प्रोफेसर बेनम के अनुसार मजदूरी मुद्रा की उस राशि को कहा जाता है जो एक मालिक किसी श्रमिक को एक समझौते के अनुसार उसकी सेवाओं के लिए देता है। तो मजदूरी दो प्रकार की होती है, एक होती है नगद मजदूरी और दूसरी है वास्तविक मजदूरी। नगद या मौद्रिक मजदूरी उस मजदूरी को कहा जाता है जो मजदूर को मुद्रा के रूप में दी जाती है। जैसे एक मजदूर को 100 रुपये प्रतिदिन या एक प्रोफेसर को 4,000 रुपये प्रतिदिन नगद मजदूरी के रूप में मिलते हैं। तो नगद मजदूरी मुद्रा की वह मात्रा है जो एक श्रमिक को प्रतिदिन, प्रति सप्ताह किसी कार्य करने के समझौते आदि के हिसाब से मिलती है। दूसरी वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा से है जो एक श्रमिक अपनी नगद मजदूरी के बदले प्राप्त कर सकता है। तो मतलब वास्तव में जो वस्तुएं और सेवाएं वो अपनी मौद्रिक मजदूरी से प्राप्त करता है उसे हम वास्तविक मजदूरी करते हैं। अर्थात वास्तविक मजदूरी इक्वल टू मौद्रिक मजदूरी अपॉन कीमत सूचकांक। अर्थात वास्तविक मजदूरी मजदूर की क्रय शक्ति की द्योतक है। अब हम देखते हैं वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। जैसे नगद मजदूरी जितनी ज़्यादा होगी वास्तविक मजदूरी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा कीमत स्तर, यदि अधिक होगा तो वास्तविक मजदूरी कम होगी। तो कीमत स्तर और वास्तविक मजदूरी के मध्य विपरीत संबंध है। रोजगार की प्रकृति। वास्तविक मजदूरी की दर रोजगार की नेचर पर भी डिपेंड करती है कि श्रम का रोजगार नियमित है या अनियमित। दूसरा नेक्स्ट है कार्य के घंटे कितने हैं। यदि कार्य के घंटे अधिक हैं तो उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। कार्य की दशाएं कैसी हैं, कार्य की दशाएं अच्छी है तो उसकी वास्तविक मजदूरी पर अधिक हो जाएगी। और नगद मजदूरी अधिक होने के बावजूद भी यदि कार्य की दशाएं खराब है, अच्छी नहीं है, अस्वास्थ्यप्रद है तो वास्तविक मजदूरी कम होगी। प्रशिक्षण का समय व्यय। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि को अपना कोई भी प्रोफेशन शुरू करने के लिए बहुत अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण लेना पड़ता है और उसके लिए उन्हें धन और समय दोनों खर्च करना पड़ता है। तो वास्तविक मजदूरी निकालने के लिए खर्च भी नकद मजदूरी में से घटाने चाहिए। भविष्य में उन्नति की आशा है तो वास्तविक मजदूरी अधिक होगी और किसी व्यवसाय में भविष्य में उन्नति की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वास्तविक मजदूरी कम होगी। तो मैंने आप लोगों को बहुत संक्षेप में बताया है कि वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत। अर्थशास्त्र में श्रम की कीमत को क्या कहा जाता है, मजदूरी कहा जाता है। कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत अर्थात जिसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, मजदूरी के निर्धारण पर भी लागू होनी चाहिए। लेकिन रोथस्लाइट अर्थशास्त्री का कहना है कि हमें कुछ कारणों की वजह से मजदूरी निर्धारण के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। इसका पहला कारण है श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए मजदूरी निर्धारण में हमें मानवीय तत्वों, ह्यूमन फैक्टर्स को भी दृष्टिगत रखना जरूरी है। दूसरी चीज है कि श्रम की मांग श्रमिक की उपयोगिता के कारण नहीं होती है बल्कि उसकी उत्पादकता के कारण होती है। इसलिए भी श्रम की मांग के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि श्रम बाजार पर कई प्रकार के संस्थागत इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है जो वस्तु बाजार पर नहीं होता। और नेक्स्ट है श्रम की पूर्ति अन्य वस्तुओं की पूर्ति से भिन्न होती है। यह कीमत या मजदूरी बढ़ने पर बढ़ने की अपेक्षा कम भी हो सकती है। तो इसलिए मजदूरी निर्धारण के लिए हमें अलग सिद्धांत की आवश्यकता है। मजदूरी को निर्धारित करने के लिए काफ़ी सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत,
मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, मजदूरी कोष सिद्धांत, मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत, मजदूरी का बट्टा सहित सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और सातवां है मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत। इनमें से अधिकतर जो ऊपर वाले सिद्धांत हैं वो अपूर्ण, दोषपूर्ण तथा आउटडेटेड हो चुके हैं, इसलिए हम केवल मजदूरी के दो सिद्धांत की चर्चा करेंगे, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। यह सिद्धांत काफ़ी पुराना और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको सबसे पहले 1833 में जर्मन अर्थशास्त्री वोल थूनन के द्वारा दिया गया था। इसके पश्चात कई अर्थशास्त्री जैसे विकस्ट्रीट, वॉल्रस तथा जेबी क्लार्क ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तथा दीर्घकाल में एक श्रमिक को मजदूरी उसकी सीमांत तथा औसत उत्पादकता के बराबर मिलेगी। सीमांत उत्पादकता से क्या मतलब है? सीमांत उत्पादकता से मतलब है कुल उत्पादकता अथवा आय में होने वाली वृद्धि से है, जो श्रमिक की एक अतिरिक्त इकाई को रोजगार पर लगाने से उत्पन्न होती है, जबकि अन्य साधन क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादकता। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। पहली चीज, वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। दूसरा, श्रम की सीमांत उत्पादकता पर घटते प्रतिफल के नियम लागू होते हैं। सब श्रमिक समरूप तथा एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। और लास्ट में श्रम की प्रत्येक इकाई पूर्णतया गतिशील है। तो अब हमने इस सिद्धांत की मान्यताएं देखी हैं। अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या दो प्रकार से कर सकते हैं, एक उद्योग के दृष्टिकोण से और दूसरा है फर्म के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम एक उद्योग के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में मजदूरी की दर किसके द्वारा निर्धारित होती है? उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। किसी एक उद्योग द्वारा किसी श्रमिक अथवा साधन की कीमत उस स्तर पर निर्धारित की जाती है जिस पर उसकी मांग और पूर्ति बराबर होती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के आधार पर हम क्या मान के चलेंगे? श्रम की पूर्ति को स्थिर माना जाता है, अतः मजदूरी की दर श्रम की मांग के द्वारा निर्धारित की जाएगी और किसी श्रमिक या साधन की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए पहले एक उद्योग अथवा अर्थव्यवस्था के लिए किसी साधन की मांग वक्र अथवा सीमांत उत्पादकता वक्र का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उद्योग की जो मांग वक्र का अनुमान है हम कैसे लगा सकते हैं? उस उद्योगों की फर्मों की मांग वक्रों के हॉरिजॉन्टल समेशन या सम स्तर जोड़ करके लगा जा सकते हैं। परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की दीर्घकाल अवस्था में फर्मों की संख्या स्थिर नहीं रहती है, इसलिए उनकी मांग वक्रों का सम स्तर जोड़ नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि उद्योग का मांग वक्र फर्म के मांग वक्र के प्रतिरूप ही होगा, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत मजदूरी तथा औसत मजदूरी MW=AW होती है। अतः दीर्घकाल में एक उद्योग श्रमिकों को सीमांत मजदूरी या औसत मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता की बराबर देता है, जैसा कि रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट है। ये देखिए, इसमें एसएल सप्लाई कर है, सप्लाई ऑफ लेबर वो स्थिर है, अर्थात पूर्ण रोजगार है, जिसके बाद श्रमिकों की पूर्ति नहीं बढ़ा सकती। मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है।
तो मजदूरी कहाँ निश्चित होगी? जहाँ मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, ई बिंदु पर निश्चित होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि श्रम का मांग वक्र और पूर्ति वक्र ई बिंदु पर काट रहे हैं। ई बिंदु संतुलन बिंदु पर है, क्योंकि इस बिंदु पर श्रम की मांग तथा पूर्ति बराबर है और श्रम की मजदूरी दर कितनी निर्धारित हुई है? OW। तो ये हमने उद्योग के दृष्टिकोण से इस सिद्धांत की चर्चा की है। अब हम एक फर्म के दृष्टिकोण से भी इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं। एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल यह निर्धारित करेगी कि उद्योग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर पर कितने श्रमिकों को रोजगार पर लगाना है। एक फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को उस सीमा तक रखेगी जिस पर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता तथा मजदूरी की दर अर्थात MRP = वेजेस दोनों बराबर हो। अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि फर्म का साम्य उस बिंदु पर होगा जहां सीमांत उत्पादकता सीमांत मजदूरी के बराबर हो, अर्थात सीमांत संतुलन बिंदु पर MRP = MW कर्व ऊपर से काटता हुआ नीचे आएगा। रोजगार की दृष्टि से हम फर्म के संतुलन को दो अवधियों में देख सकते हैं, एक अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। अल्पकाल वो समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थित होते हैं और केवल श्रम आदि को ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो अल्पकाल समय की अवधि में संतुलन बिंदु एक सिचुएशन हो सकती है यदि फर्म की औसत आय उत्पादकता अर्थात ARP मजदूरी की दर से अधिक है तो फर्म को क्या होगा? असामान्य लाभ होगा। और यदि औसत आय उत्पादकता मजदूरी दर की बराबर है तो सामान्य लाभ होगा। और यदि तीसरी सिचुएशन क्या है? औसत आय उत्पादकता मजदूरी दर से कम है तो क्या होगा? हानि उठानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से 3 सिचुएशन हमने देखी है कि किस प्रकार से ये हो सकती है। लाभ भी हो सकता है अल्पकाल में फर्म को, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। और दीर्घकाल की स्थिति में आप लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म को न तो असामान्य लाभ होता है और न हानि होती है, बल्कि केवल सामान्य लाभ होता है जिसको हमने रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट किया है, अर्थात MRP = ARP = AW = MW होगा। अर्थात दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एक फर्म श्रमिकों को उस संख्या तक रोजगार प्रदान करेगा जिस पर प्रचलित मजदूरी श्रम की सीमांत आय उत्पादकता तथा औसत आय उत्पादकता के बराबर होगी। तो मैंने आप लोग को आज पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था के अंतर्गत श्रमिक की मजदूरी का निर्धारण बताया है, किसमें? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार। तो कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।